हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना। इस चैप्टर का ये हमारा अंतिम वीडियो है। ये पूरी तरीके से चैप्टर अब आपका समाप्त हो गया है, ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, या इसे ही हम सिंपल वे में कह देते हैं कि हुंड का नियम। एग्जाम में भी ऐसे ही कह देता है। कभी कभी जब क्वेश्चन आसान देना हो तो सिंपल वे में कह देगा कि हुंड का नियम लिखिए, या हार्ड करना हो तो आपको हुंड का नियम ना कहेगा कि हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम को समझाइए। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो सिद्धांत है, मतलब ये नियम है, ये आपका आसान नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। तो पूरा आसान से ध्यान से आपको फोकस करके समझना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको, ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आगे के जो भी आप पढ़ाई करेंगे उसके लिए। तो हुंड का नियम में सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, केवल यही बताया गया कि कोई भी उपकोष है, कोई भी 4 उपकोष होते हैं SPDF, तो कोई भी उपकोष के जो ऑर्बिटल होते हैं, जो कक्षक होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो अधिकतम क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरते हैं। मतलब सर्वप्रथम क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरते हैं। समझ में आया? नहीं आया होगा, ठीक है, मैं जानता हूँ कि बेसिक अगर ना बताया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, अभी आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, मैं यही कहूँगा। देखिए, 4 उपकोष होते हैं S, P, D और F। ये 4 उपकोष होते हैं। ये सभी हमने अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताया था। अब हम इतनी बात जानते हैं, S जो उपकोष है इसमें कक्षक कितना होता है, इसमें कक्षक मतलब ऑर्बिटल जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। जो P जो कक्षक है इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें 3 ऑर्बिटल, 3 कक्षक होते हैं इस प्रकार। जो D उपकोष है इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 कक्षक इस प्रकार होते हैं, ठीक है। और जो F उपकोष है इसमें कितने होते हैं, तो इसमें 7 होते हैं, 6 और 7, ठीक है जी। तो हम इतनी बात जानते हैं कि 4 उपकोष होते हैं और 4 उपकोष SPDF होते हैं। S में 1 कक्षक होता है, P में 3 कक्षक, D में 5 कक्षक और F में 14 मतलब 7 कक्षक होते हैं। और हम इतनी बात और भी एक बेसिक बात जानते हैं कि S जो कक्षक है इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। P वाला जो कक्षक है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें D में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन, और जो F कक्षक है उसमें अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। ये सभी हमने बेसिक जानते हैं। तो केवल जो है हुंड ने केवल यही बताया आपको कि कोई भी उपकोष का कक्षक हो, किसी उपकोष के कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो अयुग्मित भरे जाते हैं। मतलब अयुग्मित का मतलब कि इस प्रकार, पहले मान लेते हैं इसमें इस प्रकार, मतलब एक कक्षक है और मान लेते हैं S। अभी आपको थोड़ा सा समझ में इस पे आप मत समझिए, ठीक है। हम जानते हैं कि इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। मान लेते हैं इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये P है, ठीक है। सपोज डेट आप समझिएगा थोड़ा सा, इसको नियम को आप भूल जाइए कि कैसे हम याद करेंगे। पहले आप समझ जाइए कि नियम में वास्तव में बताया क्या गया है। ये P है। सपोज डेट मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आपको लिख दिया गया P0, ठीक है, P0 आपको दे दिया गया था। P0 का मतलब कि P जो उपकोष है उसमें उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 है। तो हम इतना बेसिक बात जानते हैं कि P में कितने होते हैं, तो 3 कक्षक होते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 0, तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, नहीं भरेंगे, सही, ठीक है। अस्थायित्व, इलेक्ट्रॉन का अस्थायित्व होने के लिए 3 कारणों का होना आवश्यक है। पहला तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन हो ही ना, दूसरा या तो वो अर्ध भरे हों, जो कक्षक है उसमें अर्ध भरे इलेक्ट्रॉन हो, या तो तीसरा है कि उसमें पूर्ण भरे इलेक्ट्रॉन हो। तो ये देखिए इसमें 0 है तो ये अस्थायित्व है। अब सपोज डेट मैं मान लेता हूँ कि इसमें इस प्रकार आपको 2 इलेक्ट्रॉन कह दिया भरने को, ठीक है। तो हम इतनी बात जानते हैं 3 कक्षक इस प्रकार होते हैं, ऐसे हमने कर लिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम जानते हैं कि इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरते हैं।
तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेंगे। अब फिर से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी में यहाँ पे ऐसे नहीं भर देंगे, इस प्रकार नहीं भरेगा। हुंड के अनुसार हुंड ने बताया कि ऐसा एक कक्षक है, पहले कक्षक, तो इसी में हम 2 इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन इसी में नहीं देंगे। सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन को पहले कक्षक में देंगे, फिर से हम दूसरे कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन को देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे में, जैसे मान लेते हैं P3 हो जाए, तो P3 में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले, ये सपोज डेट 3 कक्षक है, तो सबसे पहले हुंड ने बताया कि 3 इलेक्ट्रॉन हो तो पहले हम इसमें भरेंगे, फिर से इसमें, फिर से इसमें, ठीक है। इस प्रकार हम सीक्वेंस में एक एक को बांटते हुए चलेंगे, मतलब भरते हुए। उसके बाद मान लेते हैं सपोज डेट कि P4 हो गया, ठीक है, P4 हो गया, ठीक है। तो P4 में हम क्या करेंगे, ये 3 कक्षक हैं, तो P4 में हम सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर से इसमें भरेगा। समझ में आ रहा है। फिर से मान लेते हैं यहाँ पे 4 की जगह पर अगर 5 हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पे भरेगा। सपोज डेट मान लेते हैं यहाँ पे 6 हो गया, तो 6 हो गया तो अब यहाँ पे 1 भरेगा। समझ रहे हैं। तो हुंड ने ऐसा कहा कि इस प्रकार ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहले एक एक भरेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे पूर्ण हो जाएगा उसके बाद फिर से आएगा तो फिर से शुरू से यहाँ से भरते हुआ चलेगा। तो वही बात यहाँ पे हमने लिखा है, ध्यान से आप समझेंगे। हमने लिखा है कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार जहां तक संभव हो, जहां तक इस प्रकार संभव होता है, ठीक है, जहां तक संभव हो सके, किसी उपकोष के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तथा उनका चक्रण भी समदिश होता है। मतलब उनका चक्रण भी समदिश होगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यदि देखिए इसे हम क्या कहेंगे, देखिए 3 कक्षक हैं और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गए, तो इसे हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। आइए देखिए पूर्ण रूप से, मतलब हम जानते हैं P जो कक्षक होता है, उपकोष होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देख रहे हैं 2 4 6 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, तो ये एक पूर्ण युग्मित, मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, युग्मित कक्षक हो गया, और ये अयुग्मित कक्षक। तो वही कहा जा रहा है कि किसी उपकोष के कक्षक में, किसी उपकोष के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है और उनका चक्रण भी समदिश होता है। समदिश का मतलब, चक्रण का मतलब कि पहले जो इलेक्ट्रॉन भरेगा वो सर्वप्रथम इस प्रकार, इस दिशा में, ठीक है, पहले इस दिशा में भरेगा, उसके बाद फिर से जब अधिक होगा तब जाकर जब इस तरीके से भरने लगेगा तो इस प्रकार भरेंगे। समझ में आया। मतलब समदिश होगा, पहले एक दिशा में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर से दूसरी दिशा में भरेंगे इलेक्ट्रॉन। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि वास्तव में क्या होता है ये आप समझ पाएं। नहीं तो नियम तो कोई भी याद कर सकता है, परंतु कहा क्या गया है इस नियम में वो हमने आपको समझाया है, ठीक है। सपोज डेट एक और एग्जांपल हम समझाते हैं। जैसे D5 यहाँ पे D4 कर दिया गया, D4 यहाँ पे लिख दिया गया, तो D में हम जानते हैं D जो उपकोष है, D में कितने 5 कक्षक होते हैं। तो हम सबसे पहले हम 5 इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार चारों इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सपोज डेट मान लेते हैं यहाँ पे 4 ना कहकर 5 कह देता, तो पहले फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर देता। और सपोज डेट मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 5 ना कहकर यहाँ पे 9th कह देता, तो अब क्या होगा, 5 यहाँ पे भर गए। अब छठा जो इलेक्ट्रॉन होगा सबसे पहले इसमें भरेगा, फिर से इसमें, फिर से इसमें, फिर से इसमें। तो अब देख लीजिए 5, फिर से 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन भर गए, ठीक है। यदि यहाँ पे 10 होता तो फिर से एक और यहाँ पे और भर देते। तो समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा कि एक सीक्वेंस में भरे जाते हैं, युग्मित में भरे जाते हैं, ठीक है। तो वही बात कहा गया है, नियम आप याद कर लेंगे कि इस नियम के अनुसार, मतलब इस नियम के अनुसार जहां तक संभव हो उपकोषों के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है और उनका चक्रण भी समदिश होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है इसके कारण जब समदिश होगा, इस प्रकार होगा, ठीक है, तो इसके कारण हमें क्या होगा, इसके कारण हमने लिखा है ऐसा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉनों के बीच बहुत कम प्रतिकर्षण बल लगेगा।
ऐसा होने के कारण इलेक्ट्रॉनों के बीच बहुत कम प्रतिकर्षण बल रहेगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे विपरीत इलेक्ट्रॉन तभी तो आकर्षित प्रतिकर्षित होगा ना, तो जब नहीं है तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल बहुत ही कम लगेगा। ठीक है, अतः उपकोषों का जो अस्थायित्व होगा वो बढ़ जाएगा, उपकोषों का जो अस्थायित्व होगा वो बढ़ जाएगा। हमने अभी आपको बताया कि 3 तरीके से अस्थायित्व होता है। सबसे पहला, या तो वो उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो जो कक्षक होते हैं, या तो वो अर्धभरे इलेक्ट्रॉन हो, जैसे इस प्रकार 3 कक्षक है तो तीनों में एक एक भरे हुए हों, या तो वो पूर्ण रूप से भरे हुए हों, जैसे पी में 3 कक्षक होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6 भर के। समझ रहे हैं ना, तो ये आपका हो गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में ये जो हुंड का नियम है ये क्या है। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो एक बार प्यारा सा कमेंट करके हमें बता दीजिएगा वास्तव में कि आपको समझ में आ गया है। दूसरी बात, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ाई कीजिए। ठीक है, कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। और तीसरी एक ये और इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, जो कमज़ोर भी लग रहे हैं, जिनको परिभाषाएं याद नहीं हो पाता, ठीक है, जिनको इलेक्ट्रॉनों कैसे, मतलब ये सभी जिनको केमिस्ट्री हार्ड लगता है या फिजिक्स हार्ड लगता है, उनसे इस चैनल के बारे में बताइए, उनसे कहिए इस चैनल से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ब्रदर सर क्लासेज नाम याद रखेंगे। अब ब्रदर सर जो है वो क्लास 12th के लिए स्टूडेंटों के लिए है, जो हमारा मेन चैनल है। तो जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट होंगे आपके घर में, उनसे कहिए कि उस चैनल से पढ़ाई करें। समझ गए? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।